हेलो एवरीवन, आज हम लोग की सैलरीज की 6th क्लास थी। 2 टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े थे बहुत डिटेल में, अति ज़्यादा डिटेल में। यहाँ मैं उसका क्विकली रिवीजन करा रहा हूँ। वो 2 टॉपिक्स था एलटीसी एंड पिलोज। एलटीसी स्टैंड्स फॉर लीव ट्रैवल कंसेशन एंड पिलोज मतलब होता है प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी, जिसके अंदर 2 टॉपिक आता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। सबसे पहले हम लोग के सामने है लीव ट्रैवल कंसेशन। इसमें जो एग्जामिशन है वो सेक्शन नंबर 10 में बताया हुआ है, सेक्शन नंबर 17 में नहीं, सेक्शन नंबर 10 में, जो एग्जामिशंस का महा सेक्शन है और महा चैप्टर है। उसमें बोला हुआ है कि अगर आपकी कंपनी मतलब जहां आप जॉब करते हो, अगर वो लोग आप कहीं वेकेशन के लिए जा रहे हो और उसमें आपका और आपके परिवार वालों का आने जाने का ट्रैवल का जो खर्च लग रहा है वो कंपनी अगर अपनी तरफ से दे रही है तो दैट इज एग्जेम्प्टेड। ठीक है, जब आप वेकेशन पे जाते हो ना तो बहुत तरह के खर्चे होते हैं। जैसे सपोज आप रहते मुंबई में हो और आप घूमने के लिए जयपुर जा रहे हो, तो मुंबई टू जयपुर, जयपुर टू मुंबई का ट्रैवल एक्सपेंस, फिर जयपुर में जाके होटल में रुकोगे वो खर्चा, फिर जयपुर में आप गाड़ी बुक करोगे ताकि आप जयपुर के अंदर ही अलग अलग जाके या बगल के शहरों में जाके घूम सको, वहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं वो खर्च, खाने पीने का खर्च होता है, शॉपिंग का खर्च होता है। तो सारी चीज़ों के लिए एग्जेम्पशन नहीं है, एग्जेम्पशन इज ओनली फॉर द ट्रैवल एक्सपेंडिचर। जो मेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर है ना आपका, आपका परिवार वालों का, फ्रॉम मुंबई टू जयपुर एंड जयपुर टू मुंबई, ओनली दैट एक्सपेंडिचर इज एग्जेम्प्टेड अप टू सम अमाउंट। ठीक है, ये है लीव ट्रैवल कंसेशन। इसको लीव ट्रैवल इससे बोलते हैं बिकॉज एक तो लीव मिल रही है कंपनी से आपको छुट्टी, प्लस आप ट्रैवल करने जा रहे हो। इसमें एग्जेम्पशन कितना होता है, इन्होंने 4 अलग अलग तरह के मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग के बारे में बात किया है। एरोप्लेन, रेलवे इनका फेवरेट, बस या एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर आप एरोप्लेन से जा रहे हो तो एग्जेम्पशन इज इक्वल टू लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाय द कंपनी और इकोनॉमी क्लास की जो एयर टिकट होती है विच एवर इज लोअर। अगर रेलवे से जा रहे हो तो एक्चुअल एक्सपेंस या फिर फर्स्ट क्लास एसी का जो टिकट का रेट होता है वो। अगर बस से जा रहे हो तो एक्चुअल एक्सपेंस या डीलक्स सीट का जो पैसा लगता है बस में वो। और एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से अगर आप जा रहे हो तो एक्चुअल एक्सपेंस या फिर फर्स्ट क्लास एसी जितना जो रेट होता है विच एवर इज लोअर, उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये जो लीव ट्रैवल कंसेशन आपको एग्जेम्पशन मिल रहा है ये आपके लिए भी है और आपके परिवार वालों के लिए भी। फैमिली का डेफिनेशन सेक्शन 10 में दिया हुआ है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन वेदर डिपेंडेंट और नॉट। नेक्स्ट, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ये फैमिली है। यहाँ पर जो एलटीसी का कंसेशन मिलेगा ट्रैवल का वो अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है, लेकिन अगर आपके सिंगल चाइल्ड के बाद में मल्टीपल बर्थ हो रहे हैं जैसे ट्विंस वगैरह हो रहे हैं तो फिर सबका 3 का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। द एलटीसी एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम्ड बाय यू ओनली फॉर 2 जर्नीज इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर। 4 कैलेंडर ईयर का जो ब्लॉक होता है उसमें से कोई 2 जर्नी के लिए आप एलटीसी क्लेम कर सकते हो, सारे जर्नीज के लिए आप एलटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है ट्रैवल परक्विजिट। ठीक है, मैं पहले इसको बता देता हूँ फिर अंदर का देख लेंगे। वहाँ पे ट्रैवल एंड एकोमोडेशन परक्विजिट, ये सेक्शन नंबर 17 के अंदर आता है कि आप कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हो तो कंपनी ने आपके ट्रैवल का और वहाँ होटल में एकोमोडेशन का, रुकने का खर्चा वगैरह कंपनी ने आपको पे किया है, तो दैट्स अ परक्विजिट। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 एंड रूल 3, ट्रैवल एंड एकोमोडेशन परक्विजिट पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है। दे हैव जस्ट सेड कि परक्विजिट वैल्यू विल बी द एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाय द बॉस और द मार्केट रेट ऑफ द एक्सपेंडिचर, यही होगा आपका परक्विजिट वैल्यू। दे डोंट गिव एनी एग्जेम्पशन। यहीं पे आके एक बेचारा स्टूडेंट फंस जाएगा। वो एग्जाम में जब क्वेश्चन पढ़ेगा कि कंपनी ने उसके ट्रैवल का खर्चा उसको रीइंबर्स किया है तो वो सोचेगा सर ये एलटीसी में जाएगा कि ट्रैवल एंड एकोमोडेशन परक्विजिट में, हम कैसे सोचेंगे? तो मैं आपको बता देता हूं, 3 हिंट्स है। अगर क्वेश्चन के अंदर एलटीसी बोला हुआ ये लीव ट्रैवल कंसेशन, तब तो आप समझ लो ये एलटीसी का क्वेश्चन है और आपको एग्जेम्पशन देना है। सेकेंड हिंट, इंफॉर्मेशन पढ़ो क्वेश्चन की। अगर क्वेश्चन में उन्होंने बोला है 4 कैलेंडर ईयर्स का ब्लॉक में 2 जर्नी, या फिर उन्होंने बोला इकोनॉमी क्लास का भाड़ा, फर्स्ट क्लास एसी, ये सब बातें बोली है तो ये एलटीसी के टॉपिक से कनेक्टेड है, तो एलटीसी को मान के फिर सॉल्व करना। थर्ड, अगर क्वेश्चन एग्जेम्पशन की बात कर रहा है तो भी इसका मतलब एलटीसी, बिकॉज एग्जेम्पशन का सेक्शन 10 एलटीसी है। ये 3 हिंट से आप समझ जाओगे कि एलटीसी का क्वेश्चन है, और ये सब नहीं है तो आप समझ जाओगे कि वो ट्रैवल और एकोमोडेशन परक्विजिट का क्वेश्चन है जहां कुछ एग्जेम्पशन नहीं होता, इट्स ऑल फुल्ली टैक्सेबल। मैंने कंपैरिजन ड्रॉ कर रखा है तुम्हारे सामने। एलटीसी इज कवर्ड इन सेक्शन 10, इसमें एग्जेम्पशन मिलता है फॉर ट्रैवलिंग कॉस्ट। ऑन दी अदर हैंड ट्रैवल एकोमोडेशन का जो परक्विजिट है वो सेक्शन 17 में आता है, वहां कोई एग्जेम्पशन नहीं है। द परक्विजिट वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ एक्सपेंडिचर और द एक्चुअल कॉस्ट पेड बाय योर कंपनी।
ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना और ये 3 हिंट याद रखना जिससे हम समझ पाएंगे एग्जाम में कि क्वेश्चन एलटीसी के बारे में कि ट्रैवल अकोमोडेशन परक्विजिट के बारे में। ये था फर्स्ट टॉपिक आज का जो बहुत डिटेल में हुआ था। सेकंड टॉपिक मैंने पिलोस बहुत डिटेल में पढ़ाया था। पिलोस में बहुत सारा ज्ञान होता है, बहुत सारी थियोरी होती है, वेरी गुड। उसमें 2 मेन एग्जाम्पल चमक कर हमारे सामने आते हैं पिलोस के अंदर, एक है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और एक है वीआरएस। इन दोनों में ही सेक्शन नंबर 10 के अंदर कुछ एग्जेम्पशन मिलता है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि कंपनी आपको लमसम कुछ अमाउंट दे रही है आपकी सैलरी के बदले, कुछ लमसम अमाउंट दे रही है। इट कैन बी बिफोर एम्प्लॉयमेंट, इट कैन बी आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, समटाइम्स इट कैन बी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। इवन ऑल द रिटायरमेंट बेनिफिट्स दैट यू स्टडी, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव, सैलरी, ऑल दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पिलोस ओनली। वो भी पिलोस के डेफिनेशन में ही कवर होता है, पर उसको सेपरेटली इज्जत देके अलग से पढ़ा जाता है। ये 2 एग्जाम्पल जो आप देख रहे हो किस चीज़ के हैं? अगर कोई कंपनी को मास लेवल पे अपने एम्प्लॉयज़ कम करने हैं, मतलब सपोज 5000 एम्प्लॉयज़ है और उनको 1000 एम्प्लॉय 20% कम करना है, तो एक तरीका है रिट्रेंचमेंट कि उनको निकाल दे कि आप निकलो यहाँ से और बदले में कुछ कंपनसेशन दे दे। यहाँ एम्प्लॉय की कोई चॉइस नहीं है, उसको जाना पड़ेगा, बदले में उसको मुआवजा मिलेगा। तो जो भी मुआवजा मिलेगा उसमें एग्जेम्पशन है। तो एग्जेम्पशन में 3 चीज़ें आप निकालोगे, जो लोअर है दैट इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है। इसमें एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ये तो पक्का रहेगा ही। वाई? बिकॉज सर जो अमाउंट मुआवजे में कंपनसेशन में मिला है उससे ज़्यादा एग्जेम्पशन तो नहीं हो सकता, एंड मैक्सिमम एग्जेम्पशन की लिमिट होती है 5 लाख, तो ये 2 तो रहेंगी। असली आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। 15/26, 15/26 2 जगह आता है अपने हेड में, एक रिट्रेंचमेंट में और एक ग्रेचुटी में। 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स। यहाँ सैलरी का मतलब है बाप एलसी, यहाँ सैलरी का मतलब क्या है? बाप एलसी। नीचे लिखा हुआ है बेसिक अलावेंस परक्विजिट बाप एलसी, एलटीसी एंड कमीशन ऑफ एनी टाइप, ठीक है, इनटू कंप्लीटेड ईयर्स और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। सीवाई मतलब कंप्लीटेड ईयर्स, और अगर 6 मंथ से ज्यादा है तो उसका राउंड ऑफ अपवर्ड करके 1 ईयर कर देंगे। जैसे 20 साल 7 महीने तो 21 साल हो जाएगा, ठीक है। सो 3 चीजें आप कैलकुलेट करो, ज्यादा मेहनत फर्स्ट वाले में है केवल। कंपनसेशन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज हाउ मच? 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स इंटू कंप्लीटेड ईयर और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 5 लाख, जो लोवेस्ट आएगा दैट मच इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है। ये एक तरह का पिलोस है। दूसरा पिलोस है वीआरएस। यहाँ पर कंपनी आपको धक्का नहीं देगी, बल्कि कंपनी एक ऑफर देगी कि जो लोग हमें छोड़ के जाना चाहें वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आपको प्रायोरिटी मिलेगा। आप अगर जाओगे तो आपको इतना अमाउंट कंपनसेशन देंगे, दैट्स कॉल्ड वीआरएस। द डिफरेंस बिटवीन रिट्रेंचमेंट एंड वीआरएस इज कि वीआरएस में एम्प्लॉय के पास चॉइस है कि वो जाना चाहता है कि नहीं, रिट्रेंचमेंट में चॉइस नहीं है। रिट्रेंचमेंट में भी आपको कंपनसेशन मिलेगा, वीआरएस में भी कंपनसेशन मिलेगा। दोनों ही केस में कंपनी मास स्केल में एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस कर रही है। वीआरएस के बहुत सारे कंडीशंस वगैरह भी होते हैं थ्योरेटिकली, ठीक है। अब यहाँ वीआरएस के एग्जेम्पशन में 4 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, जो लोएस्ट है दैट मच इज एग्जेम्प्टेड। तो 2 तो हम जानते हैं सर, एक होगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि जितना वीआरएस मिला उससे ज़्यादा एग्जेम्पशन तो हो नहीं सकता, एंड मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख का। अब इसमें 2 फॉर्मूले और हैं जिनको हम लोग याद करने के लिए पास्ट और फ्यूचर बोलेंगे। सबसे पहले पास्ट, मैं जितने कंप्लीटेड ईयर्स काम कर चुका हूँ, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स दैट आई हैव ऑलरेडी सर्व्ड इन द कंपनी, हर एक साल के लिए 3 महीने का सैलरी मेरे को मिलेगा। तो अगर मैं कंपनी में 20 साल काम कर चुका हूं तो हर एक साल का 3 महीना, यानी 20 साल इंटू 3 महीना 60 मंथ्स का सैलरी विल बी गिवन टू मी। सो पहला पॉइंट क्या है? 3 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, यहाँ फ्रैक्शन को इग्नोर करो, इंटू सैलरी। यहाँ सैलरी का मतलब एकदम सिंपल है, जो हमेशा पूरे सैलरी चैप्टर में छाया हुआ है, BD1C, बेसिक। D1 मतलब DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, एंड C मतलब कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। BD1C नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर जो आज तक मैं काम किया उस कंपनी में, फॉर दैट एवरी ईयर आई विल गेट 3 मंथ्स का सैलरी। ये फॉर्मूला है पहला वाला, इसको मैं प्यार से बोलूंगा पास्ट, सॉरी। सेकेंड फॉर्मूला है फ्यूचर। आज सपोज एम्प्लॉय की एक एज है, रिटायरमेंट 60 ईयर्स पे होगा, तो अगर आज से लेके रिटायरमेंट एज तक जो पीरियड बचा हुआ है उसका फुल 12 मंथ्स करके सैलरी। हाँ सॉरी, वो खांसी आ गई थी, इस पर रुकना पड़ा। फ्यूचर का सेकंड वाले फॉर्मूले को मैं फ्यूचर बोलता हूँ। फ्यूचर मतलब जैसे एम्प्लॉय का एज है अभी लेट्स से 55 ईयर्स,
और 60 ईयर्स पे रिटायरमेंट होगा, तो अगर ये वीआरएस नहीं लेते तो 5 साल और काम करते, तो 5 साल का फुल सैलरी, मतलब हर एक साल का पूरा 12 महीने का सैलरी, ठीक है। पास्ट और फ्यूचर ये दो फॉर्मूलाज है, दोनों में ही सैलरी का मतलब है BD1C। पास्ट वाले केस में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स में हर साल के लिए 3 महीने की सैलरी, जबकि फ्यूचर के लिए जितना भी साल है और हर एक साल का पूरा 12 महीने का सैलरी फुल लेना है अपने को। तो वो सेकंड फॉर्मूला अपने कैलकुलेट करेंगे, रिमेनिंग मंथ्स टू रिटायरमेंट इनटू सैलरी, और फिर 2 आइटम है, 4 में से जो लोअर आएगा दैट इज द आंसर, दैट इज द एग्जाम्पशन। ये था सर पिलोस का 2 एग्जाम्पल। ऐसे पिलोस बहुत बड़ा है पर ये 2 मेन एग्जाम्पल्स हैं। ओके, सो दैट वाज आवर रिविजन फॉर टुडे, LTC एंड पिलोस। थैंक यू।